देश के लोगों का सबसे बड़ा अगर कोई राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो उनका राइट टू एक्सप्रेशन वोट के जरिए जो वोटिंग राइट है, अगर उसी में उनकी गड़बड़ की जाए तो इससे ज़्यादा देशद्रोह का काम कुछ हो नहीं सकता। ये खाली जजों की जिम्मेवारी नहीं है या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेवारी है। धार्मिक वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल रियलिटी के आधार पे जो बातें हैं जिसको हम सब एक जैसा समझते हैं, एक जैसा मानते हैं। एक बच्चा जो जाके किसी का झंडा उतार रहा था, हो सकता है वह बच्चा अपराधी नहीं है, इन बच्चों के अंदर जहर भर दिया गया। इस देश का कोई बच्चा अपराधी नहीं है। सीएम हो या पीएम हो या XYZ कोई भी हो, वो कहेगा बदला लेंगे, और एक के बदले में 10 बच्चों को मारोगे। ये डेमोक्रेसी के नाम पे राजशाही और तानाशाही वाले लोगों के कब्जे में देश आ चुका है। इसके खिलाफ कोई जज हिम्मत भी मारता, उसकी रात को बदली करवा देते हैं। दंगे नहीं होते, दंगे कराए जाते हैं, और दंगे के आधार पर इनको खून मुँह लग चुका है कि दंगे करवाओ, मांस मरवाओ और सत्ता में हिंदू मुसलमान करके जीत जाओ, वाहवाही कराओ। साथियों, पूरा देश अवगत है कि मशीन में गड़बड़ होती है या मशीन में गड़बड़ की जाती है, मशीनों में मैनिपुलेशन होती है या मशीनों का रिप्लेसमेंट होता है। ये सारा का सारा जो मामला है अब हरियाणा के चुनाव में भी स्पष्ट जाहिर हुआ है। पहले चोरी चकारी की सरकार केंद्र सरकार बनाई गई चोरी चकारी से। ये कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। डेमोक्रेटिक सरकार वो होती है जो जनता के सही मतदान के आधार पे चुनी जाती है, ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के आधार पे। पार्लियामेंट का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं रहा देश में, और उसकी पुनरावृत्ति हुई है हरियाणा के इलेक्शन में। जो डाटा में चेंज हुआ हरियाणा के अंदर भी 2 बार, अगर पहले डाटा पे जाया जाए उसके हिसाब से जो मुझे पता चला कि 22 सीट बीजेपी की आती थी, उसमें बाकी सीटें 90 में से बाकी अपोजिशन की थी, एक तरह से कांग्रेस की सीटें थी। वो डाटा बदलने के बाद उल्टा गेम हो गया। इसी तरह डाटा के साथ छेड़खानी हुई पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी। तो किसी भी सूरत में अब जो सरकार काम कर रही है वो किसी भी सूरत में इस देश की सही सरकार नहीं है। चुने हुए लोग उसमें नहीं बैठे हुए हैं, एक तरह से हेरा फेरी की है, और ये सबसे बड़ा अपराध है देश के प्रति। देश के लोगों का सबसे बड़ा अगर कोई राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो उनका राइट टू एक्सप्रेशन वोट के जरिए जो वोटिंग राइट है, वो व्यवस्था में भागीदारी का उनका एक सबूत है, उसका एक गारंटी है। अगर उसी में उनकी गड़बड़ की जाए तो इससे ज़्यादा देशद्रोह का काम कुछ हो नहीं सकता। और साथियों, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, आज के इस एपिसोड में मशीन की गड़बड़, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश में ना हो, किसी भी सूरत में सरकार या प्रशासन या इलेक्शन कमीशन बदमाशी नहीं कर सकता। उनको कहीं ना कहीं से सह मिली हुई है कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। जब इस तरह का माहौल देश के अंदर हो जाता है तो इसके लिए दोष किसको दिया जाना चाहिए। मैं एज एन एडवोकेट इस बात को खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, देश में जितनी भी अफरा तफरी है, सांप्रदायिक घटनाएँ हैं, बदमाशी है, भ्रष्टाचार है और मशीनों से छेड़छाड़ है, इलेक्शन में हेरा फेरी है, रिगिंग है इलेक्शन में, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं एज एन एडवोकेट ज़्यादा जिम्मेवारी और सारी जिम्मेवारी मैं डालना चाहता हूँ देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। उनको पता नहीं था क्या? सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं होना चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट की आँख और बाजू बहुत लंबे हैं, पूरे देश की हर बात का पता है। उनको जो जूरिस्प्रूडेंस या जो जजमेंट वो देते हैं देश की भावना और देश की चाहत के हिसाब से करना होता है, वो काम नहीं हुआ देश में। इसमें कहीं ना कहीं देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। मैं एज एन एडवोकेट, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा देश में? क्योंकि हम वहाँ काम करते हैं, हमें पता है। और कैसे उनको करना चाहिए ये खाली जजों की जिम्मेवारी नहीं है या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेवारी है। हम पार्ट एंड पार्सल एडवोकेट्स। कोर्टें देश के वकील और देश के जजों से चलती है। कोर्टें देश के लिए है, देश के लोगों की है, वो बपोती नहीं है, ना जजों की ना वकीलों की। तो ये अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खासतौर पे अगर अपनी ड्यूटी पूरी करे तो इस देश में ना कोई तानाशाह हो सकता, ना कोई हिंदू मुसलमान का नारा और बात कर सकता, ना सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती और ना सांप्रदायिक तीज त्यौहार। मैं इनको धार्मिक तीज त्यौहार नहीं कहता। धार्मिक वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल रियलिटी के आधार पे जो बातें हैं जिसको हम सब एक जैसा समझते हैं, एक जैसा मानते हैं, वो धार्मिक हैं। धार्मिक का मतलब अस्तित्व की जो व्यवस्था है उसको समझना और उसके अनुसार जीना ही धार्मिकता है, वही मानवता है। बाकी सब संप्रदाय हैं
डोंग ढकोसले हैं। इन ढकोसलों के आधार पे इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह नहीं है। हो सकता है इस देश में जरूरत है और आज का वो समय है कि पॉलिटिशियन लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिसयूज़ करते हैं, बिना कसूरवार लोगों को मरना पड़ता है। एक बच्चा जो जाके किसी का झंडा उतार रहा था, हो सकता है वह बच्चा अपराधी नहीं है, इन बच्चों के अंदर जहर भर दिया गया। इस देश का कोई बच्चा अपराधी नहीं है, कोई नक्सलवादी, आतंकवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को भी जहरीला बनाया जा रहा है वर्णवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और हमारे बच्चों को मौत के मुंह में डाला जा रहा है। जैसे एक बहराइच में मौत हुई है, वो भी किसी का माँ बाप का बच्चा था। अब सरकार क्या करेंगे? जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, सीएम हो या पीएम हो या XYZ कोई भी हो, वो कहेगा बदला लेंगे। और एक के बदले में 10 बच्चों को मारोगे तो एक के माँ बाप से तो पूछ लो, क्या किसी के बच्चों को मारने से उसका बच्चा वापस आ जाएगा क्या? ये नॉनसेंस जो पॉलिटिशियन बातें कर रहे हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये राजशाही मानसिकता के लोग हैं। डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। ये डेमोक्रेसी के नाम पे राजशाही और तानाशाही वाले लोगों के कब्जे में देश आ चुका है। इससे देश को निकालना है, और इसमें अहम भूमिका है अपोजिशन पार्टीज़, जितने भी लोग दूसरे हैं। ये अपोजिशन कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। देश में पोजीशन अपोजिशन होती, कोई राजा या उसका दुश्मन नहीं होता। यहाँ सब भागीदार हैं। जो ज़्यादा संख्या में चुने हैं अपना लीडर बढ़ा के CM PM बना देते हैं, जो बाकी है सब इक्वल दर्जे के हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस है, उसकी पावर उतनी है जितनी दूसरे जजों की है। एक एक्स्ट्रा पावर है उसके पास सिर्फ कि वो केस किसके सामने कौन सा लगेगा, इससे ज़्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है। इसी तरह से PM के पास भी वो कुछ लोगों का एक लीडर बन गया, वो पावर है। किसी भी देश में CM और PM को एक तरफा पावर देना, यहाँ कैबिनेट के हिसाब से सरकार चलती है, भागीदारी के हिसाब से। अगर कोई CM या PM चाहे कि मैं ही राजा होगा, ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। ये मूर्खता इस देश में चलेगी नहीं, चलने नहीं देगा ये देश के लोग। तो इसीलिए हरियाणा में भी चोरी चकारी की, हरियाणा के लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को सामने आना पड़ेगा। आज वो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी देश की अपराधी हैं, जो मशीन के खिलाफ खुल के खड़ी नहीं होती, डिमांड नहीं करती। अगर कांग्रेस इसमें फिचड़ती है तो कांग्रेस का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस देश की सत्ता पे बैठने का या सरकार में बैठने का। जो वो क्यों नहीं बार बार बातें उठा रहे हैं? उनको देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, सभी पार्टियों। समाजवादी पार्टी के लीडर मिस्टर यादव जो CM थे UP के, उन्होंने भी कहा मैं सारे इलेक्शन भी जीत जाऊं जब भी मेरा मशीन पे भरोसा नहीं। अरे भरोसा नहीं तो लेटर लिखो ना, बातें गढ़ने से क्या होगा? चाहे UP का CM है, ex-CM है मुलायम सिंह का बेटा, चाहे राहुल गांधी है, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोई भी हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से हमारा आह्वान है एज एन एडवोकेट भी, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि आप सारे के सारे लेटर लिखिए। हिम्मत नहीं हो सकती किसी इलेक्शन कमीशन की कि फिर वो मशीन से चुनाव कराए, उनको बैलेट से चुनाव कराना होगा। वो देश का खुदा नहीं है इलेक्शन कमीशन, तो मदारी का बंदर है। मेरे को खुल के कहना पड़ेगा, पूरा देश कह रहा है इसको। और इस तरह के हालात बना दिए हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, और सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को CM PM और मिनिस्टरों को अंदर बुलाना चाहिए कोर्ट के अंदर, ताकि इनके दिमाग से भूत उतर जाए और देश को पता चल जाए कि देश में राजा प्रथा नहीं है, या डेमोक्रेसी में सब बराबर है। जो बदमाशी करेगा उसको बुलाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज तक हिम्मत नहीं हुई इस देश के कोर्टों के जजों की कि कोई हिंदू मुसलमान CM करता है, PM करता है, XYZ नेता करता है, और ये फ्री में छूट जाते हैं। जिसके खिलाफ कोई जज हिम्मत भी मारता उसकी रात को बदली करवा देते हैं। इस देश का CM चीफ जस्टिस शामिल है एक जज के, 2 जजों की बदली करवाने में रात को, जिसको हम कह रहे हैं बहुत अच्छा चीफ जस्टिस होगा। कैसे कहीं पे उंगली उठाएगा ये देश? सब के सब पीपल स्क्रूटनी के अंदर में आते हैं। जैसे जुडिशल स्क्रूटनी होती है कि कोई भी फैसला है इस देश में सरकार ले या कोई ले, या नीतियाँ या कानून बने पार्लियामेंट में, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी जांच हो सकती है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्क्रूटनी अगर कोई कर सकते हैं तो इस देश के मालिक देश की जनता कर सकती है। इनकी जांच पड़ताल करने का अधिकार, उन पर उंगली उठाने का अधिकार और इनके कान ऐंठने का अधिकार इस देश की जनता के पास है। तो जनता से निवेदन है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है देश के सामने। जो दंगे हो रहे, कोई दंगा नहीं हो रहा इस देश में, दंगे नहीं होते, दंगे कराए जाते हैं। और दंगे के आधार पर इनको खून मुँह लग चुका है कि दंगे करवाओ, मांस मरवाओ और सत्ता में हिंदू मुसलमान करके जीत जाओ, वाहवाही कराओ, और किसी को पुलिस के घेरे में भी एनकाउंटर करा दो कि मर गया। इस देश में जितने एनकाउंटर हो रहे हैं या जितना भी बुलडोजर न्याय हो रहा है, ये न्याय नहीं, अन्याय है, गुंडागर्दी, आतंकवाद है। ये सरकार द्वारा किया हुआ आतंकवाद है। प्रशासन उसमें मदारी का बंदर साबित हो रहा है। सरकार में जितने IAS IPS हैं
इन सबको चेतना चाहिए, उनको संविधान के प्रति विशेष ड्यूटी है। ऐसे नकारा देशद्रोही नेताओं के आदेशों को, इलीगल आदेशों को मानने की जरूरत नहीं है। देश को यहाँ तक खड़ा होना पड़ेगा और पूरे देश के वकील इस मुद्दे में ईमानदार अफसरों के साथ, ईमानदार नेताओं के साथ, ईमानदार पॉलिटिशियन और NGOs के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।